हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आज फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका मतलब स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। सेकंड, विभव एवं विभवांतर तथा धारिता। यानी कि स्थिर वैद्युतिकी को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग में होता है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, दूसरा विभव एवं विभवांतर तथा धारिता। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, वो हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब सबसे पहली बात आती है कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है। इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें कि स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा क्या होगी। दो स्थिर आवेशों, जैसे कि हमने दो स्थिर आवेश ले लिए, दो स्थिर आवेशों Q1 और Q2। हमने दो स्थिर आवेश ले लिए Q1 और Q2, जो विराम अवस्था में रखे हुए हैं। दो स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली क्रियाएं, जैसे दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल, अर्थात यदि दोनों आवेश Q1 और Q2 समान प्रकृति के हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, तो इनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो कहने का मतलब ये रहा कि दो स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली क्रियाएं, जैसे कि दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल या इनके मध्य विद्युत क्षेत्र, विभव, विभवांतर का अध्ययन जिस भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। तो यह स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा है कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो आवेश स्थिर भी हो सकते हैं और गतिमान भी हो सकते हैं, लेकिन जब आवेश स्थिर होते हैं, जब आवेश स्थिर होते हैं तो उस स्थिति में केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जब आवेश गतिमान होते हैं तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अभी हम इस चैप्टर में स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात हम पढ़ेंगे आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर आवेश की।
तो बात आती है कि आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, आवेशों के बारे में हमें किसने बताया, तो ये सब हम यहां पर देखेंगे। तो हम लेते हैं यहां पर सबसे पहले घर्षण वैद्युत। घर्षण वैद्युत, घर्षण का मतलब हम सब जानते हैं, दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ना। क्या कहलाता है उस कंडीशन में? घर्षण कहलाता है। तो दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ने के पश्चात उन वस्तुओं का आवेशित होना ही घर्षण वैद्युत कहलाता है। इसके बारे में हमें ईसा से 600 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, जिनका नाम था थैलेस। ईसा से 600 वर्ष पूर्व एक यूनान के दार्शनिक थे जिनका नाम था थैलेस। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंबर एक प्रकार का पदार्थ होता है, अंबर को ऊन से रगड़ा। रगड़ने के पश्चात उन्होंने क्या पाया कि यह अंबर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। जैसे उन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल यानी कि फर से रगड़ा। बिल्ली की खाल यानी कि फर से रगड़ा। इसी प्रकार जब हम सूखे बालों में कंघे को रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात इन सभी में, जैसे अंबर, कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, कंघा, सभी में एक गुण आ जाता है। ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात जब दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात उनमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है। वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्थात रगड़ने के पश्चात उनमें जो गुण उत्पन्न होता है उस गुण को ही आवेश कहा जाता है। और रगड़ने के पश्चात वस्तुओं का आवेशित होना ही घर्षण वैद्युत कहलाता है। अब बात आती है कि ये होता कैसे है, ऐसा क्यों हुआ, आवेश कैसे आया दोनों वस्तुओं पर। तो अब ये बात आती है, तो वो हम देखते हैं। देखिए, जब हम दो अनावेशित वस्तु लेते हैं, जैसे कि देखिए बिल्कुल ध्यान से इस चीज को, जैसे हमने दो अनावेशित वस्तु ली ए और बी, दोनों कैसी हैं? अनावेशित वस्तु। अर्थात दोनों वस्तुओं पर आवेश क्या है? शून्य। दोनों वस्तुओं पर आवेश क्या है? शून्य है। दोनों वस्तु किस स्थिति में है? अनावेशित स्थिति में है। अर्थात आवेश रहित
स्थिति में है। अब जब हम इन दोनों वस्तुओं को पास लेके आएंगे, जब हम इन दोनों वस्तुओं को पास लेके आए इस तरह से ए और बी दोनों वस्तुओं को जब हम पास लेके आए और परस्पर आपस में रगड़ना शुरू किया, तो उस स्थिति में जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, जैसे मान लीजिए ए वस्तु के इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हैं, तो जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जैसे मान लीजिए कि ए वस्तु के इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हैं, तो रगड़ने के पश्चात ए वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहां क्या आ गया? +2। और कहां स्थानांतरित हुए? बी पर, तो यहां क्या आ गया? -2। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि रगड़ने के पश्चात दोनों वस्तुएं परस्पर समान परिमाण के आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति युक्त होती हैं। यानी कहने का मतलब यही हुआ अपना कि जब हमने इनको रगड़ा तो जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे थे वो उस वस्तु से निकले और दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो गए, यानी कि ए से निकले और बी पे स्थानांतरित हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन ए से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बी पर स्थानांतरित होंगे। यानी कि रगड़ने के पश्चात दोनों वस्तुएं परस्पर समान लेकिन विपरीत प्रकृति युक्त आवेशों से युक्त हो जाती है। यानी कि दोनों वस्तु क्या हो गई? आवेशित हो गई। अब हम ये कहते हैं, दूसरे शब्दों में भी हम इसको समझ सकते हैं। कैसे? देखिए इसको कैसे समझेंगे दूसरे शब्दों में, ध्यान समझना। एक वर्ड होता है कार्यफलन। अब एक कार्यफलन होता क्या है पहले ये समझते हैं, उसके बाद फिर हम वापस इस पे आएंगे। तो देखिए कार्यफलन क्या होता है? किसी धातु की सतह से, ये धातु है, किसी धातु की सतह से, अब धातु है तो उसमें क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन देखिए किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है। कहने मतलब क्या हुआ? जैसे हमने धातु की सतह पर फोटोनों को आपतित कराया। जब धातु की सतह पर फोटोनों को आपतित कराया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन उनको अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से बाहर निकलते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? देखिए
मान लीजिए ये आपकी एक धातु की सतह है। देखिए ये आपकी एक धातु की सतह है। इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें 5 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? 5 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। यानी कि अगर हम इस धातु की सतह पर 5 जूल ऊर्जा आपतित कराएंगे तब इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए हमें 5 जूल ऊर्जा चाहिए। तो यही 5 जूल ऊर्जा क्या कहलाएगी? इस धातु का कार्यफलन। अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है? इस धातु का कार्यफलन। अब देखिए जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहां पर। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास 2 वस्तुएं हैं ए और बी। ए वस्तु में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हैं और बी वस्तु में इलेक्ट्रॉन दृढ़ रूप से बंधे हैं, अर्थात टाइट बंधे हैं इस तरह से। यानी कि 2 वस्तुएं हमारे पास ए और बी। ए में अगर हम बात करें तो ए में इलेक्ट्रॉन कैसे बंधे हैं? ढीले बंधे हैं। बी में बात करें तो बी में इलेक्ट्रॉन कैसे बंधे हुए हैं? टाइट बंधे हुए हैं, यानी कि दृढ़ बंधे हुए हैं। अब ए वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बी की तुलना में हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि ए में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हैं और ढीले इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए ऊर्जा कम लगेगी, अर्थात कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बी के इलेक्ट्रॉन टाइट बंधे हैं तो बी से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ए का कार्यफलन क्या होगा? कम होगा। बी का कार्यफलन क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि कहने मतलब क्या हुआ, जैसे ए से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए मान लीजिए 3 जूल ऊर्जा से ही काम चल जाएगा, लेकिन बी से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन टाइट बंधे होते हैं और ए में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हैं, जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो कहने का मतलब ये रहा कि धातु ए का कार्यफलन कम होगा, अर्थात जिस धातु में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं उस धातु का कार्यफलन कम होता है, और जिस धातु में इलेक्ट्रॉन टाइट बंधे होते हैं उस धातु का कार्यफलन अधिक होता है। तो इसका मतलब ये रहा कि जब 2 अनावेशित वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हों या जिस वस्तु का कार्यफलन कम हो, ये भी कह सकते हैं हम कि जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हों या जिस वस्तु का कार्यफलन कम हो, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं हमने 2 वस्तुएं ली ए और बी। दोनों वस्तु कैसी हैं? प्रारंभ में अनावेशित। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो हमने माना कि ए वस्तु के इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हैं, या तो ये कह सकते हैं
या फिर ये कह दीजिए आप कि ए वस्तु का कार्यफलन कम है। तो जिस वस्तु के इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होंगे या जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा, रगड़ने के पश्चात या रगड़ने के दौरान उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात वह वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और दूसरी वस्तु उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेश आता है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आता है। अर्थात रगड़ने के पश्चात दोनों वस्तुएं परस्पर समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त हो जाती हैं। इसे ही घर्षण वैद्युत कहा जाता है तथा वस्तुओं में उत्पन्न इस गुण को आवेश कहा जाता है। तो ये चीज हम लोगों को थेल्स जो दार्शनिक थे उन्होंने प्रयोग के रूप में बताया। अब देखिए, अंबर जो वर्ड है, अंबर एक पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रम। अंबर जो पदार्थ होता है, अंबर, इसे ग्रीक भाषा में कहा जाता है इलेक्ट्रम। इसे ग्रीक भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम शब्द से ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रम शब्द से ही इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति होती है। तो अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है और इलेक्ट्रम से ही इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति होती है। अब हमने ये चीज तो समझा कि घर्षण वैद्युत क्या होता है। अब जब हम इस चीज चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें एक शब्द आया आवेश। तो सबसे पहले हमें आवेश के बारे में पता होना चाहिए। आवेश, चार्ज। आवेश है क्या? आवेश किसी पदार्थ या द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या अनुभव होता है। तो वही गुण क्या कहलाता है? आवेश। यानी कि किसी भी वस्तु में अगर आवेश होगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो आवेश है क्या? ये किसी भी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। आवेश के बारे में सर्वप्रथम हमें वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया। वैज्ञानिक गिलबर्ट ने हमें बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं जिनका नामकरण वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के धनावेश और ऋणावेश होते हैं। ये हमें इनके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। यानी कि गिलबर्ट ने तो हमें बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उनका एक तरह से नाम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। उन्होंने बताया धनावेश और ऋणावेश। अब आवेश की बात जब होती है तो
हम यहां बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर आवेश के मात्रक। अब देखिए आवेश के मात्रक क्या होते हैं। आवेश के मात्रक हम बात करेंगे, आवेश के मात्रक की बात करेंगे। तो आवेश के मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, जिसे कहा जाता है कूलाम, जिसे कहा जाता है कूलाम, और कूलाम को C से दर्शाया जाता है। दूसरा, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम या ESU, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक कहा जाता है। यानी कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम या ESU, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हिंदी में कहा जाता है उसको स्थिर वैद्युत मात्रक। स्थिर वैद्युत मात्रक कहा जाता है। अब देखिए ये हमको बिल्कुल ध्यान में चाहिए। देखिए 1 कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलाम होते हैं। ESU को जैसे हमने क्या कहा, सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम या ESU कहा, या फिर एक नाम और कह सकते हैं इसका फ्रैंकलिन, एक मात्रक फ्रैंकलिन भी इसको कह सकते हैं हम लोग। तो आवेश के मात्रक एसआई पद्धति में होता है एम्पियर सेकेंड, जिसे कहा जाता है कूलाम। सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम भी कह सकते हैं, ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक कहते हैं, या फिर फ्रैंकलिन कहा जाता है। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। इसका एक अन्य मात्रक और होता है, जो होता है, देखिए इसका एक अन्य मात्रक और होता है, वो भी देखते हैं हम लोग। EMU, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी कि क्या कह सकते हैं, वैद्युत चुंबकीय मात्रक। वैद्युत चुंबकीय मात्रक यानी कि इसका एक मात्रक और होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि वैद्युत चुंबकीय मात्रक। एक EMU में 10 गुलाम होते हैं। एक EMU में 10 गुलाम होते हैं। अगर हमसे यह पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए, एक EMU में कितने ESU होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाए, एक EMU में कितने ESU होते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक EMU में कितने गुलाम होते हैं, 10 गुलाम। 10 गुलाम होते हैं। अब हम सब जानते हैं, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, एक गुलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। एक EMU में कितने गुलाम हुए, 10 गुलाम। एक गुलाम में कितने ESU होते हैं, 3 × 10⁹ तो इसका मतलब ये हुआ, एक EMU बराबर 10 × 3 × 10⁹ ESU, यानी कि एक EMU में कितने गुलाम थे, 10 गुलाम। एक गुलाम में कितने ESU थे, 3 × 10⁹ ESU। तो 10 गुलाम में कितने हो जाएंगे, 10 से गुणा कर देंगे, इस मान को 10 से गुणा कर देंगे। कर दिया, तो एक EMU में कितने हो गए, 3 × 10⁻10 ESU, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती हैं। तो इसके अब हमने मात्रक पढ़े, अब इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे अन्य मात्रक में क्या आएंगे वो भी देख लेते हैं हम एक बार। कुछ मात्रक और होते हैं इसके, अन्य मात्रक उसमें होता है, एक तो होता है एम्पियर, एम्पियर घंटे, एम्पियर घंटे, और एक होता है फराडे, एम्पियर घंटे और फराडे। इसके अन्य मात्रक ये भी होते हैं, एम्पियर घंटा और फराडे। एक फराडे में 96,495 कूलाम होते हैं। एक फराडे में कितने होते हैं, 96,495 कूलाम होते हैं। क्लियर, ये हमें ध्यान में रखना है। इसका मतलब फराडे जो इसका मात्रक होता है वो सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसमें सबसे अधिक कूलाम का मान होता है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एक फराडे बराबर 96,495 कूलाम, ये इसके मात्रक हैं।
आवेश के। तो बच्चों, आज हम लोगों ने स्थिर वैद्युत में आवेश के बारे में पढ़ा कि घर्षण वैद्युत क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेश के बारे में किसने बताया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। और एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग, इन टॉपिक से संबंधित डीपीपी आपको रेगुलर व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। तो आप अपने व्हाट्सएप को रेगुलर चेक करें और जो डीपीपी आपको भेजी जाए उसको आप सॉल्व करें। थैंक यू।